हाय, राजीव शर्मा फ्रॉम myetutors.com, जहां आईआईटी जेई, नीट और सीबीएसई केमिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड मैं फंडामेंटल कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के एपिसोड्स आपके लिए लेके आता हूं। और यदि आप अपनी केमिस्ट्री को और ज्यादा बेटर करना चाहते हैं तो myetutors.com पे पीडीएफ प्रैक्टिस मटेरियल, ऑनलाइन सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, नोट्स और मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी केमिस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और इस एपिसोड में मैं आपके साथ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिक फंडामेंटल रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। वेलकम बैक। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो ऑब्जेक्टिव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिक रूल्स हैं वो इस वेव एटॉमिक मॉडल का कोर कंसेप्ट है, तो चलें क्लास में और देखें कि किस तरह से रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स और बेसिक रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या फंडामेंटल कंसेप्ट्स एसोसिएटेड हैं। हम जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को रिजॉल्व करते हैं तो उसमें दो टाइप के वेरिएबल्स लेते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो उसमें रेडियल वेरिएबल लेते हैं उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और वो हमको केमिस्ट्री में बहुत यूजफुल है। और हम उसकी इंटरप्रिटेशन करके डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल्स में क्या किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है और कैसे उसको हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, हम वो इसमें देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और उसके वेरिएबल्स को देखा जाता है। तो यदि हम देखें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखें तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो जाएगी ये हो जाएगी डेल्टा स्क्वायर साई ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई ओवर डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई ओवर डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तो इसमें हम देखें कि किस तरह से इसके सोल्यूशन किए जाते हैं। तो जब हम इस तरह से देख रहे हैं कि यह हमारे पास स्पेस है और स्पेस में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। सपोज हम एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर रहे हैं और ये उसका रेडियस है एंड इलेक्ट्रॉन इज प्लेस यहाँ पे। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को जब हम रिजॉल्व करते हैं कि किस तरह से होगा, तो ये सपोज मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ और ये आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अ डिस्टेंस r। और उसके साथ जो ये सपोज एक्सिस है, दिस इज से y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। तो x एक्सिस के साथ जो ये एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज फाई, एंड जो z एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा। तो ये थीटा और फाई जो है, तो हमारे पास अब तीन तरह के इसमें वेरिएबल्स आ गए। तो हमारे पास ये जो r हो जाएगा, ये r जो हो जाएगा रेडियल वेरिएबल हो जाएगा। और वैसे ही ये जो थीटा और फाई हो जाएंगे, थीटा एंड फाई, दीज आर एंगुलर वेरिएबल्स। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो ये रेडियल वेरिएबल्स है, इसके साथ एसोसिएटेड जो फंक्शंस या क्या चीजें क्रिएट होती हैं और हम उसको किस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो जो ये रेडियल वेरिएबल है, तो ये रेडियल वेरिएबल है, इसके साथ जो डिस्टेंस r है, तो ये हो जाएगा रेडियल वेरिएबल विद डिस्टेंस r। तो इसको हम बोलेंगे रेडियल फंक्शन। तो रेडियल फंक्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये जो r स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी।
और थर्ड आ जाएगा, हम जैसे हमने ये अभी फिगर बनाई है, इस फिगर में देखें ये डिस्टेंस r है और हम r के ऊपर देख रहे हैं। इसके साथ मैं एक और छोटा सा चेंज कर दूं कि इसमें एक और स्फीयर, ये जो है r डिस्टेंस पे हम एक स्फीयर, जो स्मॉल r है, इस डिस्टेंस पे हम एक स्फीयर बना लें। तो उस स्फीयर के साथ एक और हम स्फीयर एज्यूम करें कि इट इज r प्लस डी आर, एंड डी आर इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो r पे जो डिस्टेंस पे स्फीयर बन रहा है और r प्लस डी आर डिस्टेंस पे जो स्फीयर बन रहा है, इन दोनों स्फीयर्स के बीच में हम जो यदि उस जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया के ऊपर यदि हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब उसको हम कहेंगे, वहां पे इस प्रोबेबिलिटी को हम कह देंगे विच इज नोन एज 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर, आर स्क्वायर। दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो हमारे पास ये तीन बेसिक वेरिएबल्स आएंगे और इन बेसिक वेरिएबल्स के हम देखते हैं कि किस तरह से प्लॉट्स क्रिएट होंगे, और प्लॉट्स के हिसाब से हम कैसे ऑर्बिटल्स को देखते हैं कि किस तरह से ऑर्बिटल्स में क्या वेरिएशन आता है, इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होते हैं और क्या हो रहा है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि 1s ऑर्बिटल देख रहे हैं, सो इट इज 1s ऑर्बिटल। अब 1s ऑर्बिटल में जो है, यदि हम सबसे पहला ग्राफ देखें तो तो इस ग्राफ में देखें कि जैसे ही हम न्यूक्लियस के पास हैं तो जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती जा रही है, और वो जितना हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं उतनी चार्ज डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। अब सेकेंड इस ग्राफ में देखें तो सेकेंड ग्राफ में ये है कि इलेक्ट्रॉन रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस के पास जो है उसकी पॉजिटिव वैल्यू बहुत हाई है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी डिक्रीज करती जा रही है। तो इस तरीके से सेकेंड ग्राफ आ जाएगा। और थर्ड यदि हम इसमें देखें कि अब हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ आर के अगेंस्ट देख रहे हैं, तो क्या है कि न्यूक्लियस के पास क्या है, उसकी डेंसिटी कम है, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट पे जाके वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, या उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें इलेक्ट्रॉन यूजुअली उस डिस्टेंस पे ही मिलेगा, और उसके बाद उससे आगे हम मूव करते हैं तो वो डेंसिटी दोबारा से डिक्रीज कर जाती है। तो यदि हम देखें तो ये ग्राफ क्या इंटरप्रिटेशन कर रहा है। अब जैसे ये 1s ऑर्बिटल है, और इस 1s ऑर्बिटल में जो है दिस इज न्यूक्लियस, ये जो है ये न्यूक्लियस हो गया। अब आप देखें कि यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियस के पास जो है वाइट एरिया ज़्यादा है। वाइट एरिया ज़्यादा होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम है, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं और ये जो डिस्टेंस आ रहा है इस पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी या साई स्क्वायर जो है मैक्सिमम है, और उसके बाद फिर से डिक्रीज हो गया। तो ये जो है इस तरह से आ रहा है कि ग्राफ जो हमने अभी देख रहे थे कि इसमें ग्राफ में क्या हो रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, उसके बाद मैक्सिमम हो जाती है और उसका डिक्रीज हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पे 1s ऑर्बिटल में भी है। तो 1s ऑर्बिटल में जैसे हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में निकाला था कि 0.53 एंगस्ट्रॉम वाज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो वही यहाँ पे ऑर्बिटल में भी हम शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम एट दैट डिस्टेंस, और उसके बाद फिर से डिक्रीज कर जाती है वो। तो अब वैसे ही हम 2s ऑर्बिटल के लिए भी देखते हैं। तो 2s ऑर्बिटल के लिए, तो अब हम 2s ऑर्बिटल में देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है नियर टू द न्यूक्लियस इज इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, और वो स्लोली एंड स्टेडीली डिक्रीज करती जा रही है। और एक पॉइंट आएगा कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़ीरो टच कर जाती है। तो इस पोजीशन को हम नोड बोलते हैं। नोड का मतलब हो जाएगा कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, और उसके बाद ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, यदि चार्ज डेंसिटी आ जाती है। यदि हम उसकी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट करें तो उसकी डेंसिटी जो है न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है, और उसके बाद स्लोली एंड स्टेडली डिक्रीज कर जाती है। एक पॉइंट पे जीरो आ जाएगी और उसके बाद फिर से उसकी डेंसिटी इंक्रीज करती है। और वैसे ही ये देखें कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है न्यूक्लियस के पास कम है, और उसके बाद नेक्स्ट जो पीक है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे ये जो है एवरेज इस रेडियस पे यहाँ पे जो है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम आएगी। अब इसी को हम एक्सप्लेन करें तो अब ये न्यूक्लियस है,
यहाँ हम देखें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 से स्टार्ट करिए तो न्यूक्लियस के पास जो है प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक डिस्टेंस पे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी आती है। उसके बाद जो ये बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जो ये बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ये इसका नोड हो जाएगा, दिस इज नोड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करती है, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, और वो डिस्टेंस ये हो जाएगा जहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो रही है, और उसके बाद फिर से आगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो इस तरीके से 2s ऑर्बिटल हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी चेंज करेगी। तो वैसे ही हम 3s ऑर्बिटल में देखें तो 3s ऑर्बिटल भी सेम उसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे 3s ऑर्बिटल में हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 नोड्स हो जाएंगे, 3s ऑर्बिटल में नोड 2 हो जाएंगे, और उसी तरह से यहाँ पे भी ये 2 नोड्स की पोजीशन शो कर रहा है, और यहाँ पे भी ये 2 नोड्स की पोजीशन शो कर रहा है। तो नोड्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जो नोड्स हम फाइंड आउट करते हैं वो रेडियल नोड्स जो हो जाएंगे, रेडियल नोड्स हो जाएंगे, इट इज n माइनस एल माइनस 1 जो हो जाएगा रेडियल नोड्स हो जाएंगे, और टोटल नोड्स हो जाएंगे वुड बी इक्वल टू n माइनस 1। अब जैसे हम देखें हमारे पास 1s ऑर्बिटल में हमारे पास जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और l की वैल्यू जो है इसमें 0 है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो इसमें 0 नोड्स हो जाएंगे, और हमने वही देखा कि 1s ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं था। अब यदि हम 2s ऑर्बिटल में देखें तो 2s ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा कि n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई और l की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे इसमें, इट इज 2 माइनस 0 माइनस 1, सो इट वुड हैव 1 नोड। तो हमने जब 2s ऑर्बिटल में देखा एक नोड एग्जिस्ट करता है। वैसे ही हम 3s ऑर्बिटल में देखें तो 3s ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, इट वुड बी n वुड बी इक्वल टू 3, l वुड बी इक्वल टू 0, तो इट इज 3 माइनस 0 माइनस 1, सो इट शुड हैव 2 रेडियल नोड्स। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे ये इसमें 3s ऑर्बिटल में 2 रेडियल नोड्स है। अब वैसे ही हम 3p ऑर्बिटल में देखें तो इसको 3p ऑर्बिटल करें। अब 3p ऑर्बिटल में जो हो जाएगा n की वैल्यू जो हो जाएगी 3 है, l की वैल्यू 1 हो जाएगी, और हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है क्वांटम नंबर्स में। और यदि आप ये क्वांटम नंबर्स के कंसेप्ट को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो इस समय जो लिंक आपको डिस्प्ले हो रहा है ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, उसको फॉलो करके अपने क्वांटम नंबर्स के कंसेप्ट को आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे जो 3p ऑर्बिटल में जो होगा एक रेडियल नोड आ जाएगा। वैसे यदि हम 2p ऑर्बिटल देख ले तो 2p ऑर्बिटल में n की वैल्यू जो हो जाएगी 2 हो जाएगी और l की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इट इज़ 2 माइनस 1 माइनस 1, तो इसमें कोई भी नोड नहीं होगा। तो हम वैसे अब 2p ऑर्बिटल देखें तो 2p ऑर्बिटल का केस देखें तो 2p ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल्स आ जाएंगे तो ये 2p ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, और इस 2p ऑर्बिटल्स में देखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो कम है, और जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, और उसके बाद फिर से वो डिक्रीज कर जाती है जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते चले जाते हैं। और सेम आ रहा है विद रेडियल प्रोबेबिलिटी, और सेम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी सेम आ रहा है। तो यदि हम p ऑर्बिटल को देखें कि वो बेसिकली उसमें किस तरह से चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट करेगी, तो इस तरह से आ जाएगा p ऑर्बिटल में चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट करेगी। न्यूक्लियस के पास जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये जो है ये न्यूक्लियस है, और उसके बाद जैसे हम थोड़ा डिस्टेंस मूव करते हैं तो जो ये डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के ऊपर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो ये जो है दिस इज हायर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद फिर से वो डिक्रीज कर जाती है। तो 3p ऑर्बिटल्स में भी देखें तो 3p ऑर्बिटल्स में भी सेम आ जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, और उसके बाद यहाँ पे एक नोड क्रिएट हो, और अभी हमने देखा कि एक नोड 3p ऑर्बिटल में एक नोड एग्जिस्ट करेगा, तो ये इसका 3p ऑर्बिटल का नोड हो जाएगा, और उसी तरह से ये इसकी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी वुड बी स्लाइटली अवे फ्रॉम 2p ऑर्बिटल्स, और उसके उसी हिसाब से अब इसका ग्राफ आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स थे जिनकी हम इंटरप्रिटेशन करके बता सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी चेंज करती है और नोड्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। तो टोटल नोड्स देख सकते हैं हम, और उसमें से रेडियल नोड्स निकाल सकते हैं कि रेडियल नोड्स कितने होंगे। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम जब किसी भी ऑर्बिटल में प्लेस करते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
किस तरह से मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के हिसाब से लिखी जा सकती है। तो अब सबसे पहले जो इसमें हो जाएगा अफबाफ रूल है। तो अफबाफ रूल क्या कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in increasing order of energy। तो अब हम इसमें ये बोलते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से फिल कर रहा है, और इस तरह से ये कन्फिग्रेशन आ जाएगी। यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं से n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0, तो n और l को यदि हम कंबाइन कर लें तो n जो है एनर्जी शो कर रहा है, l जो है उसकी ओरिएंटेशन शो कर रहा है, तो 1s ऑर्बिटल हो गया, क्योंकि 1 + 0 इज 1s ऑर्बिटल। वैसे ही यहाँ पे जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो l की अलाउड वैल्यूज हो जाएगी 0 एंड 1, तो ये हो जाएगा 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स। वैसे ही जब n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो l की वैल्यू आ जाएगी 0, 1 एंड 2। तीन एनर्जी लेवल तीन डिफरेंट हो सकते हैं, तो 3s, 3p, 3d एंड सो ऑन। तो हम इस तरह से इसके डिफरेंट ऑर्बिटल्स देख सकते हैं। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा 1s ऑर्बिटल में फिल करेंगे। जब जैसे ही 1s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो जाएगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है हम फिल करेंगे 2s ऑर्बिटल में। यहाँ 2s ऑर्बिटल फिल करेगा। अब 2s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है देन 2p, उसके बाद 3s, और उसके बाद ये अब नेक्स्ट जाएगा 3p, 4s एंड सो ऑन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। अब यहाँ पे जो है हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल में जो है, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। p ऑर्बिटल में जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यदि इसको देखें कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं विच इज नोन एज बोहर-बेरी रूल। अब बोहर-बेरी रूल ये है कि इट इज n+l रूल। मीन्स हम n और l की वैल्यू ऐड करें तो उसके हिसाब से हम उसकी किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी बता सकते हैं। तो 1s में यदि n और l की वैल्यू ऐड करें तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 2s में जब n और l की वैल्यू ऐड करें तो ये 2 हो जाएगी। 2p या 3s, इन दोनों को में जब n और l की वैल्यू ऐड करें तो यहाँ पे जाएगा 2 + 1 और ये जाएगा 3 + 0, तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, इसकी एनर्जी लेवल 4 आ जाएगी, इसकी 5 आ जाएगी एंड सो ऑन। तो अब जो है हम ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो ऑर्बिटल जिनकी वैल्यू टोटल n+l की वैल्यू 1 होगी वो भरेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि जो n+l की वैल्यू 2 है वो भरेंगे। उसके बाद जिनकी n और l की वैल्यू 3 है वो भरेंगे, 4 भरेंगे, और उस तरह से। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो दे आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो नेक्स्ट जो रूल है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। which says that no two electrons in an atom can have same values for all the 4 different quantum numbers। तो इसको जरा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ये है, इसका मतलब क्या है। अब ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं n, l, m और s। अब हम फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है 1 है, और उसके लिए जो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो जाएगी, स्पिन क्वांटम नंबर की फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी +½ वैसे ही नेक्स्ट लिख सकते हैं 1, 0, 0 और सेकेंड ये वैल्यू आ जाएगी -½ तो ये यदि फर्स्ट एनर्जी लेवल या से 1s ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 उसके क्वांटम नंबर्स हो जाएंगे। वैसे ही अब हम देखें सेकेंड ऑर्बिट में या सेकेंड ऑर्बिटल में देखें तो अब सेकेंड ऑर्बिटल एनर्जी लेवल 2 हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट जो हो जाएगी 0, 0 एंड +½ देन नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 0, 0 -½ फिर उसके बाद जब आप सेकेंड एनर्जी लेवल है तो एल की जो वैल्यू सेकेंड आ सकती है 1 आ सकती है। 1 के साथ जो यहाँ पे हो जाएगा -1 और उसके साथ एक वैल्यू हो जाएगी +½ फिर -1
और उसके साथ आ जाएगी माइनस हाफ वैल्यू, फिर 0 हो जाएगी जिसके साथ एक प्लस हाफ वैल्यू आ जाएगी, फिर 0 अगेन, देन उसके साथ माइनस हाफ वैल्यू आ जाएगी, देन +1 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे विच इज़ इसके साथ प्लस हाफ आ जाएगा, और ये एक और +1 आ जाएगी जिसके साथ माइनस हाफ आ जाएगा। और इसी तरीके से हम आगे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे यदि हम देखें तो फर्स्ट, जब मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर रहा हूँ, उसकी एनर्जी लेवल 1 0 0 एंड देन इट इज़ प्लस हाफ। नेक्स्ट है 1 1 0 0 एंड माइनस हाफ। तो अब ये दोनों की वैल्यूज स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो गया, बाकी तीन वैल्यूज सेम है। अब यदि मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करूँ तो यहाँ दोनों में स्पिन क्वांटम नंबर जो है प्लस हाफ है, पर m की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू भी 0 है, पर n की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर गई 1 और 2। तो हम इस तरह से कोई भी दो यदि देखें इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके कहीं ना कहीं एक वैल्यू मिनिमम ऑल्टर करेगी करेगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, पर मिनिमम एक वैल्यू तो ऑल्टर करेगी ही करेगी। अब इससे हम इस जो मैंने ये डिटेल एक्सप्लेन करी है, इसको हम और तो देख सकते हैं। अब यहाँ जैसे वही है जो हमने पीछे क्वांटम नंबर्स में देखा था, जब भी एल की वैल्यू 0 होगी तो ये s ऑर्बिटल हो जाएगा, तो ये 1s ऑर्बिटल हो गया। वैसे ही ये जो हो जाएगा 2s ऑर्बिटल हो जाएगा, ये s ऑर्बिटल आ गया। वैसे जब l की वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये p ऑर्बिटल आ गया, और ये जो है दिस इज py, दिस इज px ऑर्बिटल एंड दिस इज pz ऑर्बिटल। अब ये px ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वैल्यूज हो जाएगी pz ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और py ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अकॉर्डिंगली हम तो इस तरह से इसको बेसिकली हम एलाबोरेट कर सकते हैं कि ये वैल्यूज़ क्या एक्सप्रेस कर रही है। ये pz ऑर्बिटल हो गया, ये px या py ले सकते हैं, वैसे ही इसको हम py या px ले सकते हैं, जैसे मैंने क्वांटम नंबर्स में पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जो लास्ट रूल है दैट इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे पेयरिंग अप होगी। तो ये रूल एम्फोसाइज करता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ओनली टेक प्लेस व्हेन ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। तो जब ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएगा, उसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी होगी। तो इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे हाइड्रोजन है, अब हम अबवॉफ रूल देख लें कि क्या है, क्योंकि इसमें अबवॉफ रूल यूज़ होगा। तो ये अबवॉफ रूल जो है, ये अबवॉफ रूल है। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s ऑर्बिटल में फिल होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1s1। तो और इसको हम बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ये सपोज 1s ऑर्बिटल है, दिस इज 1s ऑर्बिटल, तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और अपवर्ड एरो का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव हाफ स्पिन, यदि हम डाउनवर्ड एरो ले रहे हैं तो नेगेटिव हाफ स्पिन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हीलियम, तो हीलियम 2 हो जाएगा, तो इट इज़ 1s2। तो यहाँ पे जो अब आ जाएगा दिस इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो, तो ये 1s2 हो गया। क्योंकि अब यहाँ पे s, अब मैंने पहले बताया कि s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके बाद नेक्स्ट जो है लिथियम हो जाएगा, लिथियम इज 3, तो ये हो जाएगा 1s2 एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2s1 आ जाएगा अब हमारे पास। अब यहाँ पे जैसे ही 1s कंप्लीटली फिल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 2s में आना चाहिए, तो इसीलिए हमने 2s यहाँ पे फिल कर दिया। अब जो नेक्स्ट है इसके बाद हो जाएगा बेरिलियम 4, तो ये आ जाएगा 1s2 एंड 2s2। तो हमारे पास अब ये हो जाएगा 1s के ऑर्बिटल हो गया, से नेक्स्ट इज 2s ऑर्बिटल, तो 1s2 एंड 2s1 हो गया। यहाँ पे 1s2 एंड 2s2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास, तो ये 2s2 हो गया हमारे पास, इस तरह से आ गया। अब हम इसमें देखें तो हमारे पास ये 2s2 भी कम्प्लीटली फिल हो गया। अब नेक्स्ट जो होगा इलेक्ट्रॉन किस में फिल होना चाहिए, 2p में फिल होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 2p में जाएंगे, तो बोरॉन ऑनवर्ड्स जो है 2p में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो यहाँ पे जब 5 एटॉमिक नंबर आ जाएगा, सो दिस इज 1s2 2s2 एंड 2p1। तो यहाँ पे अब हम देखें तो अब p में हमने जैसे देखा कि 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 सबशेल्स हैं बेसिकली। तो अब इस तरह से हम बना देंगे, तो दिस इज 1s2 2s2 एंड 2p1। अब कार्बन जो हो जाएगा 6 है, इट इज़ 1s2 2s2 एंड 2p2। तो
अब 2p2 में क्या हो जाएगा कि अब यहाँ हंस रूल हमें बेसिकली वर्किंग दिखेगी कि हंस रूल जब हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। यहाँ पहले सिंगली फिल्ड होंगे, अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, पहले ये सिंगली फिल्ड होंगे, उसके बाद जैसे ही ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएगा, अब p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की मतलब हो जाएगा कि जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ये उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो नाइट्रोजन में हम देखें, नाइट्रोजन 7, तो इट इज़ 1s2 2s2 एंड 2p3। तो अब यहाँ पे p ऑर्बिटल जो हो जाएगा हाफ फिल्ड हो जाएगा। अब ये p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गया। अब इसके बाद ऑक्सीजन में पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ऑक्सीजन 8, तो इट इज़ 1s2 2s2 एंड 2p4। तो अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से फिल करेंगे। अब यहाँ पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो p ऑर्बिटल में अब यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद अकॉर्डिंगली पेयरिंग होती जाएगी। तो यहाँ पे फ्लोरीन 9 आ जाएगा, तो इसमें भी अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे p ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे अब 2 इलेक्ट्रॉन p में पेयर हो जाएंगे और नियॉन में हम देखें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p6। तो इस तरह से हम ये 3 रूल्स यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करते हैं, और जितनी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखते हैं उनमें ये तीनों के तीनों रूल्स यूज़ होते हैं। तो ये थे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स और बेसिक रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के साथ एसोसिएटेड फंडामेंटल कंसेप्ट्स। यदि आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक ऑन दैट कमेंट। आप मेरे इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आप मुझे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।